नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अपनी नौकरी में। दोस्तों यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं सीटेट ईबीएस के जो क्वेश्चन थे उसकी सीरीज नंबर ये 6 है, क्योंकि पिछले 5 वीडियो हम अपलोड कर चुके हैं जिसमें हमने ईबीएस के प्रश्नों की विस्तृत व्याख्या करी है। इसके बाद ये 6 नंबर का वीडियो है, तो वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि इसमें से आपके ज्यों की त्यों सीटेट में महत्वपूर्ण प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें इसी तरह के और वीडियो पाने के लिए। पहला प्रश्न जो है हमारा आज का, आपका प्रश्न है, उस वैज्ञानिक का नाम जिसने मटर के पौधों के साथ प्रयोग किए और अपने परीक्षणों के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला कि पौधों में कुछ लक्षण ऐसे होते हैं जो जोड़ों में पाए जाते हैं। लंबे अथवा बौने, पीले अथवा हरे, खुरदुरे अथवा चिकने होते हैं। ये सब जो प्रयोग हैं वो किसने किए थे, किसके पौधों पर? मटर के पौधों पर। तो आपको बताना किसने किए थे, चार्ल्स डार्विन ने, ग्रेगर मेंडल ने, जॉर्ज मेस्ट्रल ने या फिर एमएस स्वामीनाथन ने। बताइए मटर के पौधों पर प्रयोग करके किसने बताया था। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ग्रेगर जोहन मेंडल ने। किसने? ग्रेगर जोहन मेंडल ने। क्या बताया था कि मटर के पौधे जो हैं सेट में पाए जाते हैं, लंबे अथवा बौने उनके जोड़े पाए जाएंगे, पीले अथवा हरे उनके भी जोड़े पाए जाएंगे, खुरदुरे अथवा चिकने इनके भी जोड़े पाए जाते हैं। किस पर प्रयोग किया था इन्होंने? मटर पर। ठीक है। आनुवंशिकी का जनक भी किसको कहा जाता है? मेंडल को। चलिए, और जो अपना फर्स्ट ऑप्शन में था चार्ल्स डार्विन, इनको क्या कहा जाता है? तो विकासवाद का जनक कहा जाता है चार्ल्स डार्विन को। किसका जनक? विकासवाद का जनक कहा जाता है चार्ल्स डार्विन को। इसके बाद आते हैं जॉर्ज मेस्ट्रल। जॉर्ज मेस्ट्रल को क्या कहा जाता है? तो देखिए जॉर्ज मेस्ट्रल जो हैं इनको क्या कहा जाता है? जॉर्ज मेस्ट्रल ने किसका निर्माण किया था? तो एनसीईआरटी की बुक में आपको देखने को मिल जाएगा वेलक्रो। किसका निर्माण किया था? वेलक्रो का। किसने? जॉर्ज मेस्ट्रल ने। इसके बाद आते हैं एमएस स्वामीनाथन। तो भारत में जो है, भारत में हरित क्रांति के जनक किसको कहा जाता है? हरित क्रांति के जनक कौन कहलाता है? एमएस स्वामीनाथन। क्या कहलाता है? हरित क्रांति का जनक एमएस स्वामीनाथन। तो चार्ल्स डार्विन विकासवाद के जनक, ग्रेगर जोहन मेंडल आनुवंशिकी के जनक और मटर के पौधों पर प्रयोग, जॉर्ज मेस्ट्रल ने वोल्क्रो का निर्माण किया था, एमएस स्वामीनाथन हरित क्रांति के जनक। तो ये चारों के चारों ऑप्शन आप अच्छे से समझ गए होंगे और इसका राइट आंसर है ग्रेगर जोहन मेंडल, जिसने मटर के पौधों पर प्रयोग किया था। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न क्रमांक आपका 2 है, उस एक को चुनिए जो अन्य से भिन्न है। आपको जो सबसे अलग है उसको चुनना है। यहाँ पर झील, पर्वत, तालाब, नदी और झरना आपके ऑप्शन में दिए गए हैं। सबसे अलग क्या है? झील है, पर्वत है, तालाब है या फिर झरना है। बताइए क्या होंगे। तो यहाँ पे जो सबसे अलग होंगे, देखिए झील जो भी एक पानी का स्रोत है, झरना वो भी एक पानी का स्रोत है, नदी ये भी एक पानी का स्रोत है, इसके बाद तालाब भी एक पानी का स्रोत है। लेकिन जो पर्वत है, पर्वत जो है वो पानी का स्रोत नहीं। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पर्वत सभी से भिन्न है। बाकी जो है यहाँ पर माउंटेन नहीं होना था, यहाँ पर होना था ऑप्शन बी में झरना। क्या होना था? झरना। तो यहाँ पर जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा पर्वत। पर्वत अन्य सभी से भिन्न है। प्रश्न क्रमांक 3 की ओर चलेंगे। निम्न को 4 विधाओं में से भिन्न परिवहन को आपका चयन करना है। निम्न में से कौन सी 4 विधाओं से भिन्न है, यानी परिवहन के चयन करना है जो सबसे अलग है। ट्रेन, बस, जहाज, तांगा, साइकिल, रिक्शा। बताइए सबसे भिन्न कौन सा है। सबके नज़रिए से अलग अलग भिन्न हो सकते हैं, लेकिन हमें उसी को चुनना है जो कि सीटेट और सीबीएसई सही तरीके से भिन्न मानता है। तो चलिए, जहाज भिन्न है अन्य से, बस है भिन्न, तांगा है और साइकिल क्या है भिन्न सबसे। तो यहाँ पे देखिए जो सीबीएसई ने मान रखा है, इस प्रकार तो कहा जा सकता है कि तांगा घोड़ा से चलने वाली गाड़ी है, बाकी साइकिल रिक्शा इंसान चलाता है इसलिए ये अलग है, तांगा घोड़ा चलाता है इसलिए ये अलग है, बल्कि ये दोनों अलग नहीं है। देखिए जहाज जो है ये कहाँ चलती है? हवा में। कहाँ चलती है? हवा में। अगर शिप है, सॉरी शिप में यानी पानी की जहाज, पानी की जहाज जो चलती है वो चलती है कहाँ पर? जल में। कहाँ पर चलती है?
जल में, और अगर जल में चलती है तो ये सबसे अलग हो गई। कैसे? देखिए, बस भी थल पर चलती है यानी धरती पर चलती है, तांगा भी धरती पर चलता है, साइकिल रिक्शा भी धरती पर चलता है, लेकिन जो शिप है वो चलती है जल में, इसलिए सबसे भिन्न कौन हो गई? शिप। ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 4 की ओर चलेंगे। प्रश्न क्रमांक 4 है आपका, कर्नाटक में किसानों द्वारा खेत की मिट्टी को खोदकर नरम करने के लिए उपयोग किए जाने वाले औजार को क्या कहते हैं? किस राज्य में? कर्नाटक में। जो है कर्नाटक में जो किसान यूज करते हैं मिट्टी को कैसा खोद कर नरम बनाने के लिए, उस औजार का आपको नाम बताना है, क्या है? इलगे है, खूंटी है, कुरगे है या फिर खुरपी है? बताइए, कर्नाटक में मिट्टी को खोद कर नरम किस औजार से बनाया जाता है? जल्दी से बताइए। जी हाँ, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या होगा? खूंटी। क्या होगा? खूंटी। तो जो खूंटी है, कर्नाटक में खूंटी के द्वारा किसान मिट्टी को खोदकर नरम बनाते हैं। क्या करते हैं? मिट्टी को खोदकर नरम बनाते हैं। किसके द्वारा? खूंटी के द्वारा। इसके बाद बाकी कोई ऑप्शन को भी समझ लेते हैं किस प्रकार से ये कारगर है हमारे लिए। तो देखिए, कर्नाटक में जो मिट्टी को खोदकर नरम बनाते हैं वो तो हो गई खूंटी, ऑप्शन नंबर आपका बी हो गया। इसके बाद इलगे। इलगे क्या है? इलगे आप जानते होंगे, अगर नहीं जानते हैं तो आपको बता दें, जैसे कि प्याज जैसी जो पौधे होते हैं, प्याज जैसे कृषि में जो पौधे होते हैं, उनको अलग करने के लिए, उनको क्या करने के लिए? अलग करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। कहाँ पर? कर्नाटक में। प्याज जैसे पौधों को अलग करने के लिए कर्नाटक में ही यूज किया जाता है इलगे को, और अपनी भाषा में इसको कह सकते हैं हंसिया। क्या कह सकते हैं? हंसिया। हंसिया टाइप का होता है, उसका यूज किया जाता है, जिसका नाम रखा है कर्नाटक में इलगे। खूंटी आपको बता ही दिया है। अब ये कूरेगे क्या है? तो देखिए, कूरेगे जो है, यह जो है वो हल हल होता है ना, जो हल को क्या कहते हैं? हल की जो खूंटी है उसको कुरगे कहते हैं। कर्नाटक में जो हल बैलों द्वारा खींचा जाता है, इस टाइप का होता है हल, यहाँ पर बैल होते हैं, तो जो ये बैलों द्वारा खींचा जाता है इसको कहते हैं क्या? कुरगे। हल को क्या कहा जाता है कर्नाटक में? कुरगे। ठीक है, याद रखना, हो सकता है पूछ ले कि हल को कुरगे किस राज्य में कहा जाता है, तो कर्नाटक में कहा जाता है। इसके बाद आती है खुरपी। खुरपी के बारे में आप जानते भी होंगे, और अगर नहीं जानते हैं तो इसकी सहायता से क्या किया जाता है? जैसे फसल में जो कचड़ा उगाता है, कचड़ा यानी कि खरपतवार, फसलों में जो खरपतवार उगाता है उसको अलग करने के लिए खुरपी का प्रयोग किया जाता है। खुरपी आप जानते भी होंगे। ठीक है, तो खुरपी का प्रयोग किया जाता है फसलों से खरपतवार को अलग करने के लिए। कुरगे आपका हो गया हल, और खूंटी जो है मिट्टी को खोदकर नरम बनाने के लिए यूज किया जाता है, और इलगे आपका हंसिया जैसा होता है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं यहाँ पे समझ गए होंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से हमारे देश में आने वाले व्यापारी दक्षिण अमेरिका से हमारे देश में क्या लाए थे? दक्षिण अमेरिका से क्या लाए थे हमारे देश में? दक्षिण अमेरिकी के व्यापारी बंद गोभी, टमाटर, मटर, भिंडी। तो देखिए, ये जो कक्षा 5 की NCERT की पुस्तक है, कक्षा 5 में, उसमें एक पार्ट है जिसका नाम है क्या? बीज 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 बीज। तो वहाँ पर एक कविता दी है, आलू मिर्ची चाय जी कौन कहाँ से आए जी। वहाँ से आप ये सब याद कर सकते हैं, तो उनको आप पढ़ लीजिएगा। अगर नहीं याद किया है तो कौन से देश से क्या आया है, इसी वीडियो के जो नीचे डिस्क्रिप्शन है यहाँ पर लिंक डाल देंगे ट्रिक से याद करने के लिए कि कौन से राज्य से या कौन से देश से क्या आया है। तो फिलहाल अभी हमें बताना है कि दक्षिण अमेरिका से हमारे देश में क्या आया था, बंद गोभी, टमाटर, मटर या फिर भिंडी। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा? वो होगा आपका टमाटर। क्या होगा? टमाटर, टोमेटो। यानी दक्षिण अमेरिका से हमारे देश में क्या आए थे? टमाटर आए थे। तो और क्या क्या आया था दक्षिण अमेरिका से हमारे देश में, बताइए। तो देखिए, दक्षिण अमेरिका से और आया था हमारे लिए मिर्ची। तो वहीं पर एक लाइन है, दक्षिण अमेरिकी मिर्ची रानी है मसालों की पटरानी। ठीक है, आलू मिर्ची चाय जी कौन कहाँ से आए जी, दक्षिण अमेरिकी मिर्ची रानी है मसालों की पटरानी।
और 7 टमाटर आए जी। तो टमाटर और जो है मिर्ची, टमाटर और मिर्ची कहाँ से आए हैं? दक्षिण अमेरिका से हमारे देश में आए हैं। इसके बाद अब भिंडी, भिंडी कहाँ से आई है? तो भिंडी हमारे देश में जो है वो कौन से उससे आई है बताइए? तो भिंडी जो है वो आई है अफ्रीका से। कहाँ से आई है? अफ्रीका से। तो भिंडी हमारे देश में आई है कहाँ से? अफ्रीका से। और उसी में एक लाइन है, भिंडी है अफ्रीका की भूरी भूरी कॉफ़ी भी। तो भिंडी और कॉफ़ी कहाँ से आई है? अफ्रीका से। और इसके बाद मटर, मटर कहाँ से आई है? तो मटर आई है यूरोप से। कहाँ से? यूरोप से। नक्शे में यूरोप को इधर वहीं से आए गोभी मटर। तो मटर और गोभी दोनों कहाँ से आए हैं? यूरोप से आए हैं। ठीक है, तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका, एक कार एक्स शहर से 7:30 बजे चलकर शहर वाई में 22:30 पर पहुंचती है। यदि दोनों शहरों के बीच की दूरी 540 किलोमीटर है तो कार की औसत चाल होगी। आपको बताना है कि 7:30 यानी कि सुबह का टाइम होगा। अगर शाम का होता तो फिर वो 12 बजे के बाद का समय होता। तो 7:30 से चला और वो पहुंचा 22:30। कब पहुंचा? 22:30, यानी कि उसने कितना समय ले लिया? कुल कितना समय ले लिया? तो यहाँ पर जो उसने समय लिया है वो लिया है 15 घंटे। कितने घंटे का? 15 घंटे का, क्योंकि 22:30 पर जो है पहुंचा है और 7:30 पर चला था। तो इन दोनों के जो बीच में अंतराल है वो आपको 22:30 में से 7:30 घटाए तो आपको निकले यहाँ पर 15 घंटे। 15 घंटे का समय लिया है यात्रा में, और कुल चले कितने हैं? 540 किलोमीटर। तो आपको पता है 540/15, 540/15 इस प्रकार से आप इसको निकालेंगे। लेकिन यहाँ पर एक समस्या और है, यहाँ पर जो भी आपके ऑप्शन दिए गए हैं वो दिए गए हैं मीटर प्रति सेकंड में। कौन से? मीटर प्रति सेकंड में जो भी ऑप्शन दिए गए हैं। तो ऑप्शन को आप ध्यान रख के करेंगे। तो यहाँ पर 540/15 आ गया, इसके आगे करते हैं, इसको क्लीन करते हैं। ठीक है, देखिए 540/15, तो यहाँ पर हम करेंगे तो 15×3 = 45, और यहाँ पर कितना बचा? 9। 15×6 = 90। तो हमारा जो आ गया एक आंसर 36 किलोमीटर पर आवर, 36 किलोमीटर पर आवर। लेकिन हमें चाहिए कितनी है? मीटर प्रति सेकंड में। तो हम यहाँ पर 36 किलोमीटर पर आवर को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए क्या करेंगे? 5/18 का गुणा कर देंगे। किसका? 5/18 का। तो यहाँ पर 18 दूनी 36 और 5 दूनी 10, 10 मीटर प्रति सेकंड आपकी ये स्पीड आ जाएगी। कितनी? 10 मीटर प्रति सेकंड। यानी ऑप्शन नंबर जो आपका डी है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। क्या किया है? यात्रा करने में कुल समय लगा 15 घंटे का और 540 किलोमीटर की यात्रा तय की। तो आपको अगर औसत चाल निकालनी है तो दूरी बटे समय। तो दूरी थी आपकी 540 किलोमीटर और समय था आपका 15 घंटे। तो आपने यहाँ पर लाए कि कुल 36 घंटे लगे, और 36 घंटे को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 का क्या कर दिया? गुणा कर दिया। तो 18 दूनी करिए 36 और 5 दूनी 10, यानी 10 मीटर प्रति सेकंड इसका आंसर आपका आया है। यानी ऑप्शन नंबर जो है वो डी इसका सही है, ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद करते हैं आप यहाँ तक समझ गए होंगे। चलते हैं अगले प्रश्न पर। मधुमक्खी के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। नीचे कथन दिए गए हैं उनके बारे में आपको विचार करना है। ये रहे आपके कथन। पहला जो कथन है वो है, प्रत्येक छत्ते में एक रानी मक्खी होती है जो अंडे देती है। तो आपको पता है, पिछले भी वीडियो जिसने देखे हैं वो अच्छे से समझता है कि प्रत्येक जो है छत्ते में एक रानी मक्खी होती है जो कि अंडे देती है, यानी कि ए नंबर आपका बिल्कुल सही है। चलिए, इसके बाद एक छत्ते में केवल कुछ नर मक्खियाँ होती हैं, ये भी बिल्कुल सही है, कुछ नर मक्खियाँ होती हैं। इसके बाद नर मक्खियाँ छत्ते के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं, ये बिल्कुल गलत है, बिल्कुल भी महत्वपूर्ण नहीं होती हैं। ये केवल प्रजनन कार्य के लिए
मदद करती हैं किसकी, रानी मक्खियों की। इसके अलावा नर मक्खियों का कोई भी काम नहीं होता है। इसके बाद छत्ते में अधिकांश मक्खियाँ काम करने वाली होती हैं। बिल्कुल, एक रानी मक्खी होती है, बाकी श्रमिक मक्खियाँ होती हैं जो कि शहद इकट्ठी करती हैं और छत्ता बनाने का कार्य करती हैं। इसके बाद नर मक्खियाँ शहद के लिए फूलों का रस एकत्र करती हैं। तो क्या नर मक्खियाँ एकत्रित करती हैं या फिर श्रमिक मक्खियाँ? तो जो है आपका ई बताइए, सही होगा कि गलत होगा? ई बताइए, सही होगा कि गलत होगा? तो ई भी गलत होगा, क्योंकि श्रमिक मक्खियाँ शहद एकत्र करने का काम करती हैं, बल्कि ना कि नर मक्खियाँ। तो यहाँ पर आपके कौन कौन से ऑप्शन सही हो गए? रानी मक्खी अंडे देती है, ए। बी, कुछ नर मक्खियाँ होती हैं। नर मक्खियाँ छत्तों के लिए महत्वपूर्ण है, ए गलत हो गया। छत्ते में अधिकांश मक्खियाँ काम करने वाली होती हैं, सही हो गया। नर मक्खियाँ शहद के लिए फूलों का रस एकत्र करते हैं, गलत हो गया। यानी कि यहाँ पर सही है आपके ए, बी और डी। ए, बी और डी। अब आप यहाँ पर ऑप्शन में देखेंगे कहाँ पर है ए, बी और डी। तो यहाँ पर देखेंगे ऑप्शन नंबर बी में ए, बी और डी जो कि सही हैं, आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि प्रत्येक छत्ते में रानी मक्खी होती है जो अंडे देती है, छत्ते में केवल कुछ नर मक्खियाँ होती हैं, ये भी सही है। और डी, अधिकांश मक्खियाँ काम करने वाली होती हैं। ये तीनों सत्य हैं, बाकी के गलत हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हमारे देश में उन 3 राज्यों का समूह कौन सा है जिनके समुद्र तट अरब सागर पर है? आपको 3 राज्यों के नाम बताने हैं जिनके जो तट हैं वो अरब सागर पर हैं। केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, या फिर आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक, या गुजरात, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल। बताइए कौन से आंसर सही होंगे? तो हमारे देश में 3 राज्य कौन कौन से हैं? तो वो होंगे आपके केरल, कर्नाटक और महाराष्ट्र। कौन कौन से? केरल, कर्नाटक और महाराष्ट्र, जिनके समुद्र तट जो हैं वो अरब सागर पर हैं। कहाँ पर? अरब सागर पर। कौन कौन से राज्य? केरल, कर्नाटक और महाराष्ट्र। अब मैप से समझ लेना अच्छे से। इस वीडियो में मैप नहीं इसमें लगाया है, पिछली वीडियो में लगा रखा था, आप उसमें से समझ सकते हैं। पर अगला प्रश्न है, हमारे देश के किस एक राज्य केंद्र शासित प्रदेश में खेती के लिए जंगल की भूमि सारे ग्रामवासियों की साझी होती है, अलग अलग परिवारों की नहीं होती है? मतलब कि सहकारी टाइप की खेती करते हैं, सभी ग्रामवासी एक साथ खेती करते हैं। ये नहीं कि ये इसका खेत है, ये इसका खेत है, बल्कि सभी लोग एक साथ इकट्ठी खेती करते हैं एक ग्राउंड बना के, और एक लॉटरी सिस्टम रखते हैं ये लोग, जिनको लॉटरी आई उस वर्ष वही खेती करेगा। कौन सा राज्य है? लद्दाख है, पुदुचेरी है, मिजोरम है, या फिर छत्तीसगढ़ है? बताइए कौन सा राज्य है? तो जो आपके जंगल की भूमि ग्रामवासियों के साझा खेती करते हैं उस राज्य का नाम है मिजोरम। क्या नाम है? मिजोरम। मिजोरम में कौन सी खेती फेमस है? तो मिजोरम में एक खेती फेमस है झूम खेती, जो कि यहाँ पर करने के लिए छूट दी जाती है। तो मिजोरम में झूम खेती फेमस है। यहाँ पर जो है एक एक परिवार की खेती नहीं होती, बल्कि सभी लोग, पूरा गांव एक साथ मिलकर खेती करता है। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, झारखंड की मुख्य फसल है। झारखंड की मुख्य फसल कौन सी है? वीट गेहूँ, कॉर्न मक्का, पीनट यानी मूंगफली, राइस चावल। कौन सी होगी? बताइए झारखंड की मुख्य फसल, बताइए जल्दी से। जी हाँ, तो झारखंड की जो मुख्य फसल है वो क्या है? धान। क्या है? धान। धान यानी कि चावल। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर डी। चलिए चलते हैं अगली फसल। अगला प्रश्न जो है आपका, कैंचियों को, यहाँ पर कैंचुआ था, कैंचियों को किसानों का मित्र माना जाता है, इसके लिए निम्नलिखित में से उचित कारणों को चुनिए कि कैंचुए को किसान का मित्र क्यों कहा जाता है। नीचे दिए गए कारणों का चयन कीजिए। ए, केंचुए जिस खेत में रहते हैं वहाँ के छेद बनाकर उसे पोली या नरम बनाते हैं।
बी, केंचुए द्वारा बनाए गए छेदों से मृदा को हवा और पानी आसानी से प्राप्त होता है। नंबर सी, केंचुए खरपतवार को खाते हैं जिससे मुख्य फसल को सुरक्षा मिलती है। डी, केंचुए मृत पत्तियों और पौधों को खाते हैं। केंचुओं के मल मृदा अधिक उपजाऊ बनाते हैं। बताइए क्या होगा। तो देखिए, केंचुए जिस खेत में रहते हैं उसको छेद बनाकर उसे पोली करते हैं जिससे मिट्टी नरम बनती है। ये बिल्कुल सही है। इसके बाद बी, केंचुए द्वारा बनाए गए छेदों से मृदा में हवा और पानी आसानी से पहुंच जाता है। ये भी सही है। केंचुए खरपतवार को खाते हैं। देखिए, खरपतवार समझना क्या होता है। जैसे मान लीजिए आपने मुख्य फसल बोई, मुख्य फसल यानी कि आपने गेहूँ बोया और गेहूँ के साथ जो चारा उगाता है यानी कि जिसकी आपको ज़रूरत नहीं है, मुख्य फसल के साथ अन्य पौधे जिनकी आपको ज़रूरत नहीं है, वो क्या कहलाते हैं, वो कहलाते हैं खरपतवार, जिनकी आपको ज़रूरत नहीं है। तो क्या केंचुए ऐसे पौधों को खाते हैं जो भी खरपतवार उगाता है, मतलब कि मुख्य फसल के साथ घास वगैरह उगाती है तो खाते हैं, उनको नहीं खाते हैं। तो ए वाला ऑप्शन जो है वो गलत है। और डी, केंचुए मृत पत्तियों और पौधों को खाते हैं। केंचुओं के मल से मृदा अधिक उपजाऊ बनती है। ए भी सही है, यानी कि ए, बी और डी सही है। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन में चयन करना होगा ए, बी और डी का। कौन कौन से ऑप्शन, ए, बी और डी। तो देखिए, ऑप्शन नंबर डी में आपके सही हैं ए, बी और डी। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर डी, यानी केंचुए जो पत्तियां खाते हैं उनसे मृदा उपजाऊ बनती है। और बी, केंचुए जो मृदा में छेद करते हैं उनसे हवा मिलती है मिट्टी को। और ए, केंचुए छेद बनाते हैं जिससे मिट्टी नरम और पोली हो जाती है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, मधुबनी चित्रकला बहुत पुरानी है। त्योहारों और खुशी के अवसरों पर मधुबनी घरों के आंगनों और दीवारों पर मधुबनी चित्रकला के चित्र बनाए जाते हैं। मधुबनी भारत के एक राज्य का प्रसिद्ध जिला है। वह किस राज्य का जिला है। मधुबनी जो फेमस चित्रकारी है वो पूरे भारतवर्ष में प्रसिद्ध है, लेकिन ये किस राज्य के अंतर्गत आता है जिला। मधुबनी जिला किस में है, उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में, पश्चिम बंगाल में या फिर बिहार में। तो मधुबनी जो चित्रकला है, जिसने एनसीईआरटी की बुक पढ़ी होगी उसको मालूम होगा जो है वो किस राज्य की है। मधुबनी चित्रकला जो है आपकी बिहार की है। किस राज्य की है, बिहार की है। और इसमें क्या किया जाता है, इसमें चावल, जो चावल होते हैं, चावल का आटा पिसाया जाता है और उसमें जो है प्राकृतिक फूलों को, प्राकृतिक रंग यानी फूलों को मसल के, प्राकृतिक रंग जो होते हैं फूलों को मसल के रंग बनाए जाते हैं। या फिर हल्दी से पीला रंग बना लिया, या फिर चूने से सफ़ेद रंग बना लिया। और अन्य फूलों से भी प्राकृतिक रंग बनाए जाते हैं और किस में मिलाए जाते हैं, चावल के आटे में। और उससे चित्र बनाए जाते हैं। किसके चित्र बनाए जाते हैं, तो देखिए जीव जंतुओं के या फिर पक्षियों के या फिर मछलियों के या अन्य जानवरों के भी चित्र बनाते हैं। कब, मधुबनी चित्रकला में। और कहाँ कहाँ बनाते हैं, ये घरों की दीवारों में बनाए जाते हैं। जो मधुबनी एक जिला है और किस राज्य का हिस्सा है, वो बिहार का। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जो है, नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। आपको विचार करना है। महाराष्ट्र के लोगों को सहजन के फूलों के पकौड़े खाना अच्छा लगता है। महाराष्ट्र के जो लोग हैं वो सहजन के फूलों के पकौड़े खाते हैं। बी है, जम्मू कश्मीर के लोग केले के फूलों की सब्जी पसंद करते हैं। और सी है, उत्तर प्रदेश में रहने वाले लोग कचनार के फूलों की सब्जी पसंद करते हैं। आपको बताने हैं कौन से ऑप्शन सही है। तो देखिए, यहाँ पर महाराष्ट्र के जो लोग हैं वो सहजन के फूलों के पकौड़े पसंद करते हैं। बिल्कुल सही आंसर है ये। जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं वो केले के फूलों की सब्जी पसंद करते हैं। ये ऑप्शन गलत है। केले के फूलों की सब्जी कौन पसंद करता है, केरल। याद रखना, केले से केरल। केरल के लोग केले की सब्जी पसंद करते हैं। कहाँ के लोग, केरल के लोग। इसके बाद आते हैं उत्तर प्रदेश में रहने वाले लोग कहाँ किसकी सब्जी पसंद करते हैं, तो कचनार के फूलों की सब्जी पसंद करते हैं उत्तर प्रदेश के लोग। केले यानी केरल के लोग जो पसंद करते हैं केले की सब्जी। और सहजन के पकौड़े महाराष्ट्र के लोग पसंद करते हैं। यानी कि
ऑप्शन नंबर ए और सी सही है। तो यहाँ पर आपको ए और सी ऑप्शन नंबर डी में मिल जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है आपका, यह उत्तराखंड का एक स्थान है तथा यह महत्वपूर्ण पर्यटक स्थल है। यह अरण्य बाघ के संरक्षण से संबंधित है। इस जगह की पहचान कीजिए। जो है उत्तराखंड का एक नेशनल पार्क है, वो कौन सा है? बुक्सा है, दुधवा है, कार्बेट है या फिर वाल्मीकि पार्क है। बताइए कौन सा पार्क जो है उत्तराखंड का है और बाघ संरक्षण की लिस्ट में भी सम्मिलित है। जब तक जिन लोगों को मालूम है आप बताइए, बाघ संरक्षण अधिनियम यानी प्रोजेक्ट टाइगर जो है किसके नेतृत्व में लाया गया था? किसके नेतृत्व में लाया गया था? और एरे की डेट जब प्रोजेक्ट टाइगर आपका लाया गया था, कब? 1973 में। किसके नेतृत्व में लाया गया था? बताइए जल्दी से कमेंट करके। तो देखिए, उत्तराखंड का जो बाघ आपका क्या बोलते हैं राष्ट्रीय उद्यान है, वो है आपका कार्बेट, जिम कार्बेट। कौन सा? जिम कार्बेट उत्तराखंड का है। और इसको 1936 में लुप्तप्राय बंगाल बाघ की रक्षा के लिए हेली नेशनल पार्क के रूप में स्थापित किया गया था। कब? 1936 में बाघ के संरक्षण के लिए किस नाम से? हेली नाम से इसको बनाया गया था। फिर इसका नाम बदल के क्या कर दिया गया था? जिम कार्बेट कर दिया गया था। और यह कहाँ स्थित है? तो यह नैनीताल। कहाँ पर? नैनीताल का आपने नाम जरूर सुना होगा। नैनीताल जिले के जो है रामनगर, नैनीताल जिले का जो एक रामनगर है गांव, वहां पर स्थित है। नैनीताल जिले के रामनगर गांव में स्थित है कौन? आपका कार्बेट पार्क। इसके बाद बात करते हैं अन्य पर। तो बुक्सा पार्क कहाँ पर स्थित है? तो बुक्सा पार्क आपका स्थित है पश्चिम बंगाल में। कहाँ पर? पश्चिम बंगाल में। इसके बाद दुधवा, तो दुधवा आपका स्थित है कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में। दुधवा स्थित है उत्तर प्रदेश में। कहाँ पर? लखीमपुर में। कार्बेट पर बात हो चुकी है। वाल्मीकि पार्क कहाँ पर है? तो वाल्मीकि जो पार्क है वो है आपका बिहार में। कहाँ पर? बिहार में। तो बुक्सा है आपका पश्चिम बंगाल में, दुधवा है उत्तर प्रदेश में, कार्बेट उत्तराखंड में और वाल्मीकि पार्क है आपका बिहार में। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो आज के वीडियो के लिए इतने ही प्रश्न थे। मिलते हैं अगले वीडियो में इसी तरह के और महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए इसी तरह के और वीडियो पाने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।